अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल के एडियोज़ में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये पेपर सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी और काफ़ी क्यूरीज़ आपके इन पुराने सवालों से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। अभी इससे पहले हम 4 पेपर आपके सॉल्व कर चुके हैं। 2017 में जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था, आरटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका लैंग्वेज लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड चारों पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज जो हम पेपर लेकर आए हैं दोस्तों, ये 2015 का है और ज़बान एक है, यानी पहली भाषा चुनी गई है। और पेपर किसका कर रहे हैं दोस्तों? हम उर्दू का कर रहे हैं। इस सेक्शन में 30 सवाल दिए गए हैं। तमाम सवालों के जवाब देना क्या है, ज़रूरी है अगर आपको नौकरी पानी है तो बातों का सिलसिला यहीं ख़त्म करेंगे। बस इतना कहूँगा, अगर वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है, प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियोस को दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे। और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए बना चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ एग्ज़ाम आपका जब तक आएगा 24 जुलाई तक, जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा, तब तक कोशिश मैं करूँगा और इस बेहतर से बेहतर नए से नए किस तरह आपको और ज़्यादा पढ़ाई में आसानी हो सकती है, किस तरह आपकी मैराथन क्लास लग सकती है, कैसा आपको सारा सिलेबस इजीली रिवाइज़ करा सकते हैं, मैं उसके लिए और ज़्यादा सोच विचार करूँगा। तो आप प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और रोज़ाना 1 बजे ऑलमोस्ट वीडियो आता है पेपर वाला, और रात को 8 बजे आपकी रीट की क्लास जो डेली शेड्यूल चलता है, डेली क्लासेस जो आपकी चलती है 8 बजे क्लास आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा। चलिए बातों का सिलसिला यहीं ख़त्म करते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। सवाल नंबर 31, क़सीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी, तुर्की, फ़ारसी या इब्रानी? इब्रानी तो कोई होता ही नहीं है। कौन से ही है दोस्तों? अरबी ज़बान, क़सीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है, और क़सीदा निकला है दोस्तों कसद से। किससे निकला है? कसद से। इसका मतलब होता है गाढ़ा मगज़। क्या होता है? गाढ़ा मगज़। ये आपको याद रखना है। क़सीदे का लुग़वी माना भी आपसे पूछा जा सकता है। क़सीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है गाढ़ा मगज़। अगला सवाल देखिए। सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल पढ़िए और ख़ुद आंसर देने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं। सवाल नंबर 32, मशहूर ड्रामा निगार हैं आगा हशर काश्मीरी, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, रशीद अहमद सिद्दीकी या क़ुर्रतुल ऐन हैदर? क़ुर्रतुल ऐन हैदर अफ़साना निगार भी हैं और नावल निगार भी हैं। आगा हशर काश्मीरी कौन है? मशहूर ड्रामा निगार हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जानदार इन्होंने ड्रामे लिखे हैं। सवाल नंबर 33, मंदरजा जेल में कहावत है। कहावत यानी ज़रबुल मिसल क्या है? अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना नहीं है, दाल में काला होना नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी और अक्ल के नाखून लेना नहीं है। हमने बताया था मुहावरे के आखिर में क्या आता है? ना मसदर आता है। यहाँ पे ना, बनना, होना, लेना सभी क्या है? ना मसदर सभी में शामिल है। इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सी इज़ द करेक्ट आंसर। दूध का दूध पानी का पानी। अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 34, इस क़ैद से रिहाई की कोई सूरत हो तो बताइए वरना यूं ही घुट घुट कर मर जाऊंगा। घुट घुट कर मरना का क्या मतलब है? मुहावरा है। इसका क्या मतलब है? मुसीबत में ज़िंदगी गुजारना, मौत आ जाना, बुरा भला कहना या अफसोस होना? घुट घुट कर मरना यानी मुसीबत में ज़िंदगी गुजारना। ए इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 35, अंदाज़ा क़द्र का ताल्लुक़ है। अंदाज़ा क़द्र का ताल्लुक़ है किससे? तलबा की कमज़ोरियों और अच्छाइयों से, असातिज़ा की सलाहियतों से, इदारे की सहूलियात से या इंतज़ामिया के ओहदेदारान से? अब आप अंदाज़े क़द्र किसे कहते हैं दोस्तों? मूल्यांकन को। किसको कहते हैं? मूल्यांकन। मूल्यांकन का ताल्लुक़ किससे है?
इंतज़ामिया के अहदेदारान से नहीं है, इदारे की सहूलत से नहीं है, असातिज़ा की सलाहियतों से ये हो सकता है लेकिन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि दो में से एक चुनना है। तो हम बात किसकी करेंगे दोस्तों? तलबा की कमज़ोरियों और अच्छाइयों को पता लगाना, यही होता है मूल्यांकन। इसी कोई अंदाज़ा क़द्र कहा जाता है। ए इज़ अ करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 36, किस तरीक़ाए तदरीस में क़ायदे और कुलैये पहले बताए जाते हैं और उनका इंतबाक बाद में किया जाता है, उनको बाद में विश्लेषित किया जाता है? किस में? इस्तक़राई तरीक़े में, तरीक़ा तहज्जी में, इस्तख़राजी तरीक़े में या जुमलावारी तरीक़े में? इसका सही जवाब है दोस्तों सी। क्या है? सी। इस्तख़राजी तरीक़े में कुलैये और क़ायदे पहले बता दिए जाते हैं और बाद में उनका विश्लेषण बाद में किया जाता है। अब ये इस्तख़राजी तरीक़ा, इस्तक़राई तरीक़ा क्या होता है? ये क़वाइद को पढ़ाने का एक तरीक़ा है, एक फ़न है। कढ़ाई को जब क़वाइद पढ़ाया जाता है तो इस्तक़राई और इस्तख़राजी तरीक़े को अपनाया जाता है। अब जब आपको टीचिंग मैथोलॉजी पढ़ाई जाएगी तो उसमें ये चीज़ आपको बहुत डिटेल में समझा दी जाएगी। सवाल नंबर 37, तहक़ीक़ी तरीक़ा मुफीद है, फ़ायदेमंद है। तहक़ीक़ तरीक़ा, तहक़ीक़ी बना है तहक़ीक़ से। तहक़ीक़ का मतलब होता है खोजबीन। तहक़ीक़ का मतलब क्या होता है दोस्तों? खोजबीन। खोजबीन का जो तरीक़ा है, खोजबीन का जो तरीक़ा है किसे पढ़ाने के लिए ज़्यादा बेहतर है, किसे पढ़ाने के लिए ज़्यादा मुफीद है? क़वाइद के तदरीस के लिए, नज़्म के तदरीस के लिए, नसर के तदरीस के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब क्या है दोस्तों? क़वाइद की तदरीस के लिए तहक़ीक़ का तरीक़ा क्या है? मुफीद है। क़वाइद पढ़ाने के लिए ग्रामर किसके जैसी होती है दोस्तों? ग्रामर होती है मैथ्स के जैसी। किसके जैसी? मैथ्स के जैसी। नसर और नज़्म को आप याद कर सकते हो, रट सकते हो, ठीक है, लेकिन क़वाइद को आप कभी रट नहीं सकते। क़वाइद को कभी रट नहीं सकते क्योंकि मैथ्स को रटा नहीं जाता, मैथ्स को समझा जाता है। और क़वाइद के सवाल भी आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए हुरूफ़ शम्सी और हुरूफ़ क़मरी के बारे में बताया जाए और आपको हम ये कहेंगे, एक होता है हुरूफ़ शम्सी, तो उसमें एक शब्द होता है अशम्सी, और एक होता है अल-क़मरी, अल-क़मरी। तो हम ये बताएंगे आपको कि अशम्सी में लाम नहीं पढ़ा जाता और अल-क़मरी में लाम पढ़ा जाता है। ये हुरूफ़ शम्सी कहलाते हैं, हुरूफ़ क़मरी कहलाते हैं। तो ज़रूरी थोड़ी कि एग्ज़ाम में यही लफ्ज़ पूछा जाएगा। अत-तौबा दिया जा सकता है, अल-बद्र दिया जा सकता है, यानी लफ्ज़ वहाँ पे क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। और यही चीज़ क्या कहलाती है? क़वाइद कहलाती है। क़वाइद किसकी तरह होती है? मैथ्स की तरह होती है। तो मैथ्स में क्या चीज़ ज़रूरी है? तहक़ीक़ ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? तहक़ीक़, यानी खोजबीन ज़्यादा ज़रूरी है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 38। सवाल नंबर 38, तमहीदी सवालात किए जाते हैं। तमहीदी किससे बना है दोस्तों? तमहीद से। तमहीदी बना है तमहीद से, और तमहीद का मतलब होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं कब? सबक की तफ़हीम के लिए, आमादगी पैदा करने के लिए, तशरीह के लिए, या सबक को दोहराने के लिए। सबक को दोहराने के लिए अयादा के सवाल होते हैं, तशरीह करने के लिए कोई सवाल नहीं होते हैं। सबक की तफ़हीम के लिए, सबक का पूरा मफ़हूम समझाने के लिए, एक्सप्लेनेशन करने के लिए कोई सवाल अलग होते हैं। यहाँ पर प्रस्तावना के सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों आमादगी के लिए। किसके लिए? बच्चों को क्लास में आमादा करने के लिए, क्लास की तरफ राग़िब करने, क्लास की तरफ बुलाने के लिए। क्योंकि बच्चे फिज़िकली तो क्लास में बैठे होते हैं पर उनका मन बाहर क्या होता है? घूमता रहता है। तो बच्चों के मन को भी क्लास में लेकर आने के लिए जो सवाल पूछे जाते हैं, उनको क्लास में आमादा करने के लिए जो सवाल पूछे जाते हैं, वही तमहीदी सवालात कहलाते हैं। उसी को हिंदी में प्रस्तावना प्रश्न कहा जाता है। सवाल नंबर 39, कसीर जवाब में एक सवाल के जवाब दिए जाते हैं। कसरत वाले सवाल में कितने जवाब दिए जाते हैं? 3-4, सही या गलत दोनों, 2-2 जवाब, या इनमें से कोई नहीं? ये तो है ही नहीं, 2 जवाब होगा नहीं। सही और गलत वाले ये भी नहीं होंगे क्योंकि ये भी 2 हैं। 3-4 जवाब। कौन से दोस्तों? 3 और 4 जवाब। कसीर जवाब में 3-4 जवाब आपको दिए जाते हैं। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अब ये टीचिंग मैथोलॉजी में आपको डिटेल में समझाएंगे। अगला सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर 40, खेल खेल में हरूफ शनासी कराई जा सकती है। हर्फ शनासी कराई जा सकती है। खेल खेल में बच्चों को हर्फ याद कराए जा सकते हैं। अलीफ कौन सा होता है, बा कौन सा होता है,
पा कौन सा होता है, ता कौन सा होता है। खेल खेल में बच्चों को याद कराया जा सकता है। कैसे? टेप रिकॉर्डर के ज़रिए? नहीं। तालीमी ताश के ज़रिए? राइट। दुरुस्त कुतुब के ज़रिए? नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है दोस्तों? तालीमी ताश के ज़रिए। एक ताश का गड्डी होती है जिस पे अलग अलग चित्र होते हैं और हर चित्र के साथ अलिफ बे वगैरह की फ़ोटो, यानी अलिफ से अल्लाह, बे से बतख, पे से पतंग की फ़ोटोज़ के साथ वो कार्ड्स बने होते हैं, उसको तालीमी ताश कहा जाता है। सही आंसर क्या है दोस्तों? बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 41 से लेकर 45 तक के जो सवाल हैं उसको हमें पहले क्या पढ़ना होगा? पैसेज पढ़ना होगा। तरीका तो ये है, एक इम्तिहान में आप क्या कर सकते हैं, पहले सवाल पढ़ लें, पहले जो 41 से 45 तक क्या पढ़ लें, सवाल पढ़ लें। उसके बाद जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा? पैसेज पढ़ने में, सवालों को ढूंढने में क्या होगी? आसानी होगी। लेकिन यहाँ वीडियो में हम ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, दर्ज झेल इक़्तिबास को पढ़िए, नीचे दिए गए सवालात 41 से 45 तक के जवाबात लिखिए। इब्न सीना ने साइंस पर बहुत सी किताबें लिखी, उसके अलावा इल्म तिब पर भी किताबें लिखी। तिब कहते हैं डॉक्टरी को, ठीक है। जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर किताब अल क़ानून है। इस किताब में बीमारियों की तफसीलात, इलाज के नुस्खे और उस सिलसिले में अपने तजुर्बात बयान किए हैं। दुनिया की दूसरी ज़बानों में उस किताब के तर्जुमे हो चुके हैं। अल क़ानून की इशाअत के बाद 600 साल तक इस्लामी दुनिया ही में नहीं, यूरोप में भी तिब की तालीम इब्न सीना की उस किताब से दी जाती रही। इब्न सीना ने अपनी सारी ज़िंदगी साइंस के लिए वक्फ़ कर दी। उन्होंने बहुत सी ईजादात की, यानी एक्सपेरिमेंट किए, और इंसानी फलाह के लिए बहुत से काम किए। रियाजी और फल्कियात से भी उन्हें बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने हिमदान में रसदगाह में तामीर करवाई। अब हम पढ़ेंगे सवाल एक एक करके, क्या सवाल इससे बनते हैं। सवाल नंबर 41, अल क़ानून कितने साल तक इल्म तिब की तालीम के लिए इस्तेमाल की जा रही है? 100, 200, 400 साल या 600 साल? कितने साल के लिए दोस्तों? पैसेज में लिखा है 600 साल। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 42, ईजाद करना के मानी हैं। ईजाद करना के मानी हैं नई चीज़ें वज़ा करना, तजुर्बा करना, मुंतकिल करना या तोड़ना। तोड़ना नहीं होगा, मुंतकिल नहीं होगा, तजुर्बा नहीं होगा। नई चीज़ें ईजाद करना, नई चीज़ें वज़ा करना, बनाना क्या कहलाता है दोस्तों? ईजाद। क्या बनाता है? क्या कहलाता है? ईजाद, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट। और इसी को हिंदी में कहते हैं खोज। क्या कहते हैं? खोज, यानी आविष्कार। क्या कहते हैं? ईजाद किसे कहते हैं? आविष्कार को कहते हैं। सवाल नंबर 43 यानी 43, तजुर्बात का वाहिद है। तजुर्बात जमा है, तजुर्बात का वाहिद क्या होगा? मुजर्रिब, जरबा, जर्ब या तजुर्बा? मुजर्रिब, तजुर्बा, जरबा या जर्ब? आप खुद देखिए, तजुर्बा का वाहिद क्या होगा दोस्तों? तजुर्बात का वाहिद क्या होगा? तजुर्बा। क्या होगा? तजुर्बा। सही लफ्ज़ तजुर्बा है दोस्तों, क्या है? लेकिन लोग तजुर्बा पढ़ते हैं, तजुर्बा ही राइज हो चुका है। सही जो लफ्ज़ है प्रोनाउंस तजुर्बा है। क्या है? तजुर्बा। सवाल नंबर 44, सवाल नंबर 44, तखरीब का मुतज़ाद है। तखरीब का मतलब ख़राब कर देना, नष्ट कर देना। इसका मुतज़ाद उल्टा क्या होगा? तामीर, खराबा, इमारत या तफ़हीम। तो तखरीब का मुतज़ाद क्या होगा दोस्तों? तामीर। क्या होगा? तामीर। तखरीब यानी मिटा देना, नष्ट कर देना। तामीर यानी बनाना। तामीर यानी बनाना। ए इज़ अ करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 45, इस किताब में बीमारियों की सलाहियत, इलाज के नुस्खे ... ये अलामत कहलाती है। ये जो अलामत है दोस्तों, इस अलामत को क्या कहते हैं? ख़त्मा, राब्ता, सख्ता या वक्फ़ा? ख़त्मा की अलामत होती है ये, जहाँ बात ख़त्म हो जाती है वहाँ लगाते हैं इस तरह, ये होती है ख़त्मा। राब्ता होती है ये, जिसको कहते हैं कॉलन, इसको कहते हैं फुल स्टॉप। सख्ता, ये जो अलामत है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? सख्ता। हिंदी में कहते हैं विराम और इंग्लिश में कहते हैं कॉमा। क्या कहते हैं? कॉमा। और ये है वक्फ़ा।
यह है वक्फा, नीम वक्फा भी इसे कहते हैं। सवाल 46 से लेकर 50 तक के जवाब किसको देने हैं? पैसेज पढ़ के देने हैं। पहले पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद जवाब देंगे। अगले दिन चिड़िया जब बाहर गई थी, किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए। किसान ने कुछ पौधों को हाथ में लेकर कहा, पड़ोसी तो नहीं आए, कल उन्हें काटने के लिए मैं अपने भाइयों से कहूँगा, वो काट देंगे। चलो बेटा, हम उनसे कह दें। जब शाम को चिड़िया दाना लेकर आई तो बच्चों ने सारी बात बता दी। चिड़िया ने कहा, डरो मत, उसके भाई नहीं आएंगे, उनके पास अपने काम है। अगले दिन भी गेहूं काटने कोई नहीं आया। शाम को किसान और उसका बेटा खेत पर आए। किसान ने कहा, देखो भाइयों ने हमारा गेहूं नहीं काटा, अपना काम हमें खुद ही करना पड़ेगा वरना गेहूं खराब हो जाएगा। चलो कल हम खुद काटेंगे। अगले दिन किसान और उसका बेटा खुद ही गेहूं काटने आ गए। ये चैप्टर अगर पढ़ना चाहते हो तो 6ठी, 7वीं, 8वीं तीनों किताबों को, जान पहचान को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं अपने मुताले के लिए। सवाल नंबर 46, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? अपना काम खुद करना चाहिए या अपना काम दूसरों से कराना चाहिए या पड़ोसी पर एतमाद करना चाहिए या अपना काम भाइयों से कराना चाहिए? सही जवाब दोस्तों कॉमन सेंस का है। सवाल 46 का सही जवाब ए है। अपना काम इंसान को खुद ही करना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। सवाल नंबर 47, किसान और उसका बेटा खेत पर आए। ये इस जुमले में फ़ाइल है। इस जुमले में फ़ाइल है, कौन है? फ़ाइल यानी काम करने वाला। फ़ाइल यानी काम करने वाला। खेत काम करता है? नहीं करता है। बेटा काम करता है? हाँ, बेटा तो करता है। आए काम करता है? आए तो काम है। किसान और उसका बेटा ये दोनों ही काम करते हैं। क्या काम करते हैं? आने का काम करते हैं। क्या करते हैं? आने का काम करते हैं, खेत पर आने का। इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सी इज़ आ करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 48, देखो भाइयों ने हमारा गेहूं नहीं काटा में फ़ैल है। इसमें फ़ैल क्या है? फ़ैल मुताद्दी है, फ़ैल लाजिम है, फ़ैल नाक़िस है या फ़ैल अम्र है? नीचे से समझिए। फ़ैल अम्र का मतलब होता है किसी को ऑर्डर देना। ऐसा फ़ैल जिसमें कोई ऑर्डर दिया गया, किसी काम को करने के लिए कहा गया है, ऐसा तो इसमें नज़र नहीं आता, इसलिए फ़ैल अम्र क्या है? नहीं है। ऐसा फ़ैल जो ना किसी के समझ में आए ना किसी को नज़र आए, तो वो वाला फ़ैल क्या कहलाता है? फ़ैल नाक़िस कहलाता है। और यहाँ पे फ़ैल नज़र आ रहा है कि हमारा गेहूँ नहीं काटा, हमारा गेहूँ नहीं काटा, तो नाक़िस भी नहीं है। फ़ैल लाजिम में एक ही फ़ैल होता है और एक फ़ाइल होता है, नहीं एक फ़ैल और एक फ़ाइल दोनों से मिलकर जुमला मुकम्मल हो जाता है, जबकि जुमला इतना बड़ा नहीं होता है। फ़ैल लाजिम में नहीं है, तो बचता कौन सा है? फ़ैल मुतअद्दी। क्या होता है? फ़ैल मुतअद्दी, जिसका मफ़ऊल पर असर पड़ता हो, ऐसा फ़ैल को क्या कहते हैं? फ़ैल मुतअद्दी कहते हैं। ए इज़ अ करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 49, अगले दिन भी गेहूं काटने कोई नहीं आया। ये जुमला है मुरक्कब जुमला, मनफी जुमला, मुस्बत जुमला, इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं को छोड़ दो, मुरक्कब को छोड़ दो, क्योंकि मुरक्कब में एक से ज़्यादा दो जुमले होना ज़रूरी हैं। मुस्बत जुमला है ही नहीं। ये है मनफी जुमला। कौन सा है? मनफी जुमला। इसको नफ़ी जुमला भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? नफ़ी जुमला भी कहते हैं, मनफी जुमला भी कहते हैं। जिस काम में कोई काम का करने का नहीं पाया जाए, क्या पाया जाए? इसको नहीं जुमला भी कहते हैं। अगले दिन भी गेहूं काटने कोई नहीं आया, जहाँ पर नहीं करने की बात आए वहाँ होगा जुमला नहीं, या जुमला मनफी, या जुमला नहीं, या जुमला नफ़ी। सवाल नंबर 50, चलो कल हम खुद काटेंगे में ज़माना है। इस लाइन में, इस जुमले में ज़माना कौन सा है? माजी का है, हाल का है, मुस्तकबिल का है या अमर का है? कोई ऑर्डर दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। माजी की बात है नहीं है, हाल की बात नहीं है। यहाँ बात किसकी है दोस्तों? मुस्तकबिल की है। कल आकर हम खुद काटेंगे, यानी भविष्य की बात कर रहे हो कि हम आकर काटेंगे। कब की बात कर रहा है? ये भविष्य की यानी फ्यूचर की बात कर रहा है। इसलिए आंसर सही क्या होगा दोस्तों? सी इज़ अ करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 51, जिस पर काम का असर वाक़ई हो कहलाता है। काम का असर जिस पर पड़ता हो, एक तो होता है काम करने वाला और एक होता है काम का असर पड़ने वाला। जिस पर काम का असर पड़ता है वो कहलाता है
मफ़ऊल, फ़ाइल, फ़ाइल या इनमें से कोई नहीं। फ़ाइल तो खुद काम होता है, फ़ाइल काम करने वाला होता है, और काम का असर जिस पर पड़े वो क्या होता है दोस्तों? मफ़ऊल होता है। क्या होता है? मफ़ऊल होता है। इसलिए आंसर सही क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। सवाल नंबर 52, इसमें कैफियत है। इसमें कैफियत है। कैफियत यानी भाव। कैफियत यानी भाव है इसमें। रफ्तार, ससुराल, कलीमुल्ला, गंगा। गंगा कोई भाव है? नहीं है, गंगा एक नदी है। कलीमुल्ला कोई भाव है? नहीं, कलीमुल्ला अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क्या है? लक़ब है। ये इसमें लक़ब है। ससुराल कोई भाव है? नहीं है, ससुराल कोई भाव नहीं है। अगर हमारा भी ससुराल होता तो पता लगता है ससुराल भाव कैसा होता है। ससुराल कोई भाव नहीं होता है। रफ्तार, तेज़ी, ये अपना में क्या है? एक कैफियत है। क्या है दोस्तों? रफ्तार यानी तेज़ी, और तेज़ी अपना में क्या है? कैफियत है। क्या है? कैफियत है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? इसमें कैफियत कहेंगे। इसलिए सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। सवाल नंबर 53, दरवाजे पर कौन आया है? यहाँ कौन है? यहाँ कौन है? यहाँ तो मैं हूँ और यहाँ आप हैं। यहाँ मैं हूँ, यहाँ आप हैं। यहाँ कौन से मतलब क्या है? ज़मीर इशारा, ज़मीर इस्तिफ़हामिया, ज़मीर मौसूला या ज़मीर तनकीर। मैंने आपको शुरुआत में बोला था दोस्तों, आप लफ्ज़ों को मीनिंग्स याद रखेंगे तो आपको आगे बहुत काम आएगा। दरवाज़ा पर कौन है? यहाँ पर क्या किया जा रहा है? क्वेश्चन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? क्वेश्चन किया जा रहा है। और क्वेश्चन के लिए उर्दू में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है दोस्तों? इस्तिफ़हाम। इस्तिफ़हाम लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इस्तिफ़हाम का मतलब होता है सवाल पूछना। यहाँ पर भी सवाल पूछा जा रहा है, कौन? तो ये क्या होगा? ज़मीर इस्तिफ़हामिया। क्या हो जाएगा? ज़मीर इस्तिफ़हामिया। बी इज़ द करेक्ट आंसर। बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 54, मेरे स्कूल में 5 असातिज़ा हैं। 5 है। 5 अपना में क्या है? सिफ़त अददी, सिफ़त निस्बती, सिफ़त मक़दारी या सिफ़त ज़ाती। क्या 5 पूरी ज़ात को की नुमाइंदगी करता है? नहीं करता है। क्या 5 अपना में कोई क्वांटिटी है? नहीं है। क्या 5 किसी गांव, शहर, जगह का नाम है? उसकी निस्बत ली जा सकती है? नहीं, बल्कि 5 एक अपना में क्या है? अदद है। 5 क्या है? अदद है। अदद यानी संख्या। अदद यानी संख्या। इसलिए ये क्या होगा दोस्तों? सिफ़त अददी होगा। सिफ़त अददी होगा। ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अगला देखिए, सवाल नंबर 55, वावीन की अलामत कौन सी है? वावीन की अलामत कौन सी है? ये पहली जो है इसे कहते हैं निदाइया फिजाइया। निदाइया फिजाइया इसे कहते हैं। ये जो दूसरी अलामत है इसी को दोस्तों क्या कहते हैं? वावीन कहते हैं। क्या कहते हैं? वावीन कहते हैं। इसको कहते हैं राब्ता। क्या कहते हैं? राब्ता। और इसको कहते हैं सवालिया। क्या कहते हैं? सवालिया। ये सवालिया अलामत है, ये राब्ता की अलामत है, ये वावीन है, और ये क्या है? निदाइया फिजाइया। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बी इज़ अ करेक्ट आंसर। वावीन की अलामत है। सवाल नंबर 56, मुख्तसर का मुतज़ाद है। मुख्तसर का मतलब होता है संक्षिप्त में। मुख्तसर का मतलब संक्षिप्त में। इसका मुतज़ाद क्या होगा? संक्षिप्त का उल्टा क्या होता है? विवरणात्मक। विवरणात्मक क्या होता है? इसका मुतज़ाद होता है, इसका विलोम शब्द होता है। तो मुफस्सिल नहीं होगा, अजमाली नहीं होगा, तशरीह नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? इख्तसार। क्या होगा? इख्तसार। ए इज़ अ करेक्ट आंसर। मुख्तसर का मुतज़ाद क्या होगा? इख्तसार होगा। सवाल नंबर 57, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? ये शेर है। क्या है? मतला है, क़ताबंद है, मख्ता है या तशबीब है? तशबीब तो नहीं है, क़ताबंद में नहीं है, तो क्या मख्ता है या मतला है? मख्ता में शायर का नाम होता है तो मख्ता भी नहीं है, तो बचता क्या है दोस्तों? मतला। क्या बचता है? मतला। ये शेर गालिब का शेर है और ये क्या है? मतला है। क्या है? मतला है। गालिब का नहीं हो तो मुझे कमेंट में बताना, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। सवाल नंबर 58,
वो तवील नज़्म जिसमें कोई क़स्सा या वाक़या तसलसल के साथ बयान किया जाता है। कोई तवील किस्सा अगर नज़्म में बयान किया जाता है वो क्या कहलाता है? मरसिया कहलाता है, कसीदा कहलाता है, मसनवी कहलाती है या गज़ल कहलाती है? गज़ल नहीं होता है, गज़ल का तो हर शेर अपना में अलग होता है। मरसिया नहीं हो सकता, मरसिया में कोई भी कहानी किसी को बयान नहीं किया जाता है। मरसिया तो या तो किसी इंसान के लिए शख्सी मरसिया या करबलाई मरसिया लिखे जाते हैं। कसीदा किसी की तारीफ़ में लिखा जाता है तो बसता क्या है दोस्तों? मसनवी। क्या बसता है? मसनवी। मसनवी किसी की तारीफ़ में कोई कहानी, कोई किस्सा या कोई वाक़या, कोई दास्तान नज़्मी शक्ल में, कैसी? नज़्म की शक्ल में बहुत तवील तरीके से लिखी जाती है, बड़े इख्तिसार के साथ, बड़ी फैला फैला लिखी जाती है। ऐसी नज़्म क्या कहलाती है? मसनवी कहलाती है। चलिए आखिरी दूसरा सवाल देखिए, सवाल नंबर 59। मरसिया में फरावानी होती है। मरसिया में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पाई जाती है? किस चीज़ की फरावानी होती है? रज़मी अनासिर, मदही अनासिर, माफूकुल फ़ितरी अनासिर, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं को तो भूल ही जाओ। माफूकुल फ़ितरी कहते हैं दोस्तों ऐसी चीज़ जो दिमाग से परे हो, फितरत के बरखिलाफ़ हो, यानी हमारी भाषा में कहते हैं बंडल चीज़। कौन सी चीज़? बंडल चीज़। जो साउथ में आप देखते हैं बॉक्सिंग मांगते हैं और बंदा आसमान में हवा में उड़ जाता है, तो ये क्या कहलाता है? माफूकुल फ़ितरी। माफूकुल फ़ितरी। मदहिया, मदह कहते हैं किसी की तारीफ़ करने को, और मरसिया में क्या होता है? रज़मी अनासिर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रज़मिया अनासिर पाए जाते हैं। और रज़्म का मतलब क्या होता है जो दोस्तों? जंग होता है। रज़्म का मतलब क्या होता है? जंग होता है। इसलिए मरसिया में क्या पाए जाते हैं? जंग के अनासिर पाए जाते हैं, रज़मी अनासिर पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर इज़ ए इज़ अ करेक्ट आंसर। आज का हमारा आखिरी सवाल, सवाल नंबर 60। ऐसा नसरी क़स्सा जिसमें हकीकी ज़िंदगी का अक्स नज़र आता है। हकीकी ज़िंदगी यानी जैसी इंसान की ज़िंदगी है उसका अक्स, उसकी परछाई नज़र आती है। किस में? दास्तान में, नावल में, खाका में या इंशाइया में? अगर बात करें दास्तान की तो दास्तान पूरी माफूकुल फ़ितरत पे ही लिखी जाती है। दास्तान में जो कहानी किस्से होते हैं वो बहुत ज़्यादा बंडल होते हैं, बिल्कुल फेक होते हैं। दास्तान पूरी मनगढ़ंत होती है, तो दास्तान इसका आंसर नहीं होगा। नावल में होती तो सच्चाई है, नावल में होती तो सच्चाई है, पर किसी की हकीकत की ज़िंदगी का अक्स नज़र नहीं आता। हाँ, हकीकत की बातें होती है, नावल के किस्से बिल्कुल हकीकत होते हैं, हकीकत से मुशाबहत रखते हैं, लेकिन एक ही इंसान पर हकीकत निगारें नहीं होती। इंशाइया ये भी नहीं हो सकता कि इंशाइया में किसी बात को मज़ाहिया तौर पे पेश किया जाता है, यानी इसमें भी बातों को घुमा फिरा कर मज़ाहिया तौर दे दिया जाता है। एक खाका ऐसी चीज़ होती है जिसमें ज़िंदगी की हकीकत को एज़ इट इज़ पेश किया जाता है, जैसे कि इंसान की ज़िंदगी होती है, जिस तरह से उसने ज़िंदगी जी है, जिस तरह से उसके हालात हैं, जिन हालातों से दो चार हुआ है, उसी बातों को लिखा जाता है, वो कहलाता है खाका। और इसी तरह खाका क्या है दोस्तों? इंशाइया की, नसर की ऐसी किस्म है जिसमें हकीकी ज़िंदगी का अक्स नज़र आता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके कितने सवाल सही हुए हैं आपने वीडियो पॉज करके अंदाज़ा लगाया होगा, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर हमारे इतने सवाल सही हुए हैं। 30 में से कितने सवाल सही हुए ज़रूर बताइएगा। रोज़ाना की तरह मैं मिलूँगा कल आपको वापस इसी टाइम यही वीडियो के साथ, एक नए पेपर के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।